अभी जो इस संडे एग्ज़ाम हुआ है RO का, उसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 प्रश्न आए हैं इतिहास के। उसको हम एक बार एनालिसिस उसका देख लेते हैं, शॉर्ट एनालिसिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये बहुत फेमस युद्ध है, ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी को। ठीक है, आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किसने, दूसरा प्रश्न है कि यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये उपाधियाँ किसने धारण की थी, ये पूछा है। तो ये उपाधि जो है वो सल्तनत काल में कई राजाओं ने, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का भी जिक्र मिलता है और बलबन का भी जिक्र मिलता है। तो ये डाउट में क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आयोग क्या मानता है, देखने वाली बात है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और अमरावती का जो स्तूप का निर्माण करवाया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण शुरू हुआ था, मौर्य वंश के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन है। तो बिहार में स्थित केसरिया स्तूप होगा सबसे बड़ा स्तूप, सांची स्तूप नहीं होगा, धमेक जो बनारस में है, सारनाथ में वो नहीं होगा, भरयुद्ध स्तूप भी नहीं होगा। उसके बाद है 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा गैस करके भी करते हैं ना, नहीं पता होता तो आप सही कर सकते थे। क्योंकि गुरु अर्जुन देव इनके गुरु थे, गुरु अर्जन नाम से कोई गुरु नहीं थे, तो ये नहीं होगा। गुरु तेग बहादुर अंतिम गुरु थे, तो ये नहीं होंगे। और गुरु नामदेव और गुरु अंगद देव में से दोनों गुरु होंगे, तो इसका आंसर गुरु अंगद देव यानी डी सही होगा। फिर है विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1914 में पारित हुआ था। और जो कृषि कार्य में जो फसल होती थी उसको कीड़े खा जाते थे, इसको रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना खेती किसानी में प्रारंभ हो गया था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था। तो इस पर बहुत एक फेमस साउथ की मूवी भी आई है, राज प्रथम। मूवी का नाम है PS नाम है, पुनियन सेल्वम नाम से मूवी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बारे में स्टोरी चोल साम्राज्य के बारे में काफ़ी पता चल जाएगा। और तो इन्होंने ही पांड्य राजा को पकड़ लिया था और चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था। इसका नाम अरुमोलीवर्मन भी है, राज प्रथम का। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का मतलब है कि थर्ड पार्ट, यानी जो अबुल फजल ने अकबर के जीवन की जो जीवनी अकबरनामा के नाम से लिखी किताब, उसके 3 पार्ट में उन्होंने लिखा। तो आईने अकबरी में उसके प्रशासन और इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है ये अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है सेवाग्राम योजना। तो सेवाग्राम योजना विनोबा भावे ने नहीं चलाई थी, ये महात्मा गांधी की योजना है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया था, यानी 1948 में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने नहीं चलाया था, भारत सरकार की तरफ से चलाया गया था। सहकारिता आंदोलन जैसा कोई आंदोलन नहीं है। इटावा पायलट परियोजना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है। तो इसमें कालक्रम होगा अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना तो सबसे बाद में आई थी, जबकि सबसे बाद में इसमें क्रिप्स मिशन है, तो इसका A नहीं होगा। B है कैबिनेट मिशन है, लास्ट में हो सकता है। C भी हो सकता है। D में सबसे लास्ट में क्रिप्स मिशन है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ और अगस्त प्रस्ताव हुआ था अगस्त 1940 में, और शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो वेवल योजना पर बहस करने के लिए 1946 में किया गया था। तो इसका आंसर जो है ये अगस्त प्रस्ताव ही होगा और शिमला सम्मेलन नहीं होगा। ठीक है, आंसर B होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहले अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, क्योंकि वो बम्बई के रहने वाले थे और बम्बई और पूना क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनकी लोकप्रियता थी। महाराष्ट्र में बम्बई और पूना ये दो जगह ऐसी थी जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को भी संगठित करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती नामक कई सारे त्योहारों की शुरुआत की। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो ये तो सब जानते ही होंगे कि बम्बई में हुआ था, पहले पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने की वजह से बम्बई के गोकुलदास तेजपाल
महाविद्यालय में ग्वालियर टैंक के पास हुआ था, जो है प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। उसके बाद था किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। तो जो मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र थे उनमें जो अंग्रेज़ थे तो वो एक तरह से मित्र राष्ट्र थे, और शत्रु राष्ट्र उनको माना गया जो दूसरे थे। तो इसमें जो फिलीपींस था ये सही आंसर इसका ए है कि फिलीपींस ने इनको मान्यता नहीं दी थी, जबकि ये तीनों एक ही गुट में, जर्मनी भी एक गुट में था, ये सब जापान, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया ये सब एक गुट में थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो इक्ता जो है, इक्ता एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसको क्योंकि इक्तेदार की नियुक्ति होती थी तो ए का थर्ड देखिए इसमें है, बी और सी में है, तो ए और सी कट जाता है, बी और डी बचता है। उसके बाद जो है खालिसा, तो खालिसा एक भूमि होती थी, तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2 हो जाएगा, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी एक भाग हो जाएगा और महारौसा संरक्षित जगह हो जाएगा। ए का 3, सी का 4, खालिसा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लाहौर की संधि जो 1846 में हुई थी उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जो है, पहला कथन महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब महाराजा की हार हुई अंग्रेज़ों से तो उन्होंने कहा कि सतलुज नदी के पार, यानी सतलुज नदी से का सदर्न पार्ट अंग्रेज़ों के हिस्से में आया और अपर पार्ट पंजाब राज्य का रहा। उसके बाद दूसरा, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पक्ष में नहीं छोड़ा। हाँ, उसमें कंपनी का थोड़ा कंट्रोल होता था, क्योंकि कंपनी वहाँ पे अपना एक ऑफिसर नियुक्त कर दी थी देख रेख के लिए। और थर्ड पॉइंट है, अंग्रेज़ी सेना अब सिख राज में से नहीं गुजर सकती। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अंग्रेज़ जब युद्ध में जीत गए और अंग्रेज़ ही नहीं गुजर सकते तो ये तो तर्कसंगत बात नहीं लगती। तो इसका केवल एक आंसर होगा, केवल एक डी आंसर। फिर प्रश्न अगला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी वजह से ही हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। उसके बाद एक ये विद्रोह से प्रश्न है कि जाट विद्रोह 1669 में हुआ। ठीक है, और जो है एक है जाट विद्रोह 1669 में अंग्रेज़ों के समय हुआ था। गोकुल जाट ने इसका नेतृत्व किया था। और फिर चूड़ामन जाट और चूड़ामन और बदन सिंह ये सब इन्होंने जाट लैंड की स्थापना की, जिसको जो अभी हरियाणा और ये एनसीआर का रीजन माना जाता है। तो अगर एक भी आपको ना 1669 पता होता तो इसका आंसर हो जाता, सॉल्व हो जाता, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके। तो ये तो सब जानते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके वो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिए थे। और पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का सपोर्ट था, उसके बावजूद भी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन गांधी जी से असहमति के कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दे के कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी और कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी अधिवेशन का। फिर अगला प्रश्न है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो अब ऐसे प्रश्न में आपको स्पेसिफिक डेट, क्योंकि ये जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि तो ये एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो मेन जलियांवाला बाग हो गया, चौरा चौरी हो गया, तो इसका डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को कोई टाउन हॉल, कलकत्ता का टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई, प्रदर्शन हुए और वहाँ से तय किया गया कि अब एक आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और 8 अगस्त की वो सुबह की रात थी जब पूरे बंगाल के सभी लोगों ने उपवास रखा, गंगा में जाके स्नान किया, एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिमों को राखी बांधी और अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई, कपड़ों की।
तो इस तरह से उन्होंने अपना विरोध जताया। तो 8 अगस्त से आरंभ हुआ ये सब। उसके बाद निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों के से आनंद का भोग करे। ये कथन तो हमें कहीं मिला नहीं, लेकिन एक जगह मिला कि ये किसी राजा का कथन नहीं, कौटिल्य का कथन है। यानी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस कथन का उल्लेख किया था। तो संभवतः इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है और या तो अशोक भी हो सकता है। तो ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि इसको आयोग देखिए क्या मानता है इसका आंसर। फिर है कि निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता। तो ये राजा भोज के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत मतलब होता है किसान, तो किसानों की जो व्यवस्था की जाए यानी उनके बीच में बिचौलिए या जमींदार कोई भी ना आए, डायरेक्ट अंग्रेज़ों का रैयत यानी किसान से डायरेक्ट सीधा संवाद और सीधा टैक्स ले उनसे। ये प्रणाली मद्रास में शुरू हुई और मद्रास के बाद फिर बम्बई में भी शुरू हुई। तो बम्बई में और मद्रास में ये हुई, यानी अगर एक भी पता है तो ये ताल्लुकदारी तो फिर होगी नहीं बम्बई में, क्योंकि बम्बई में मद्रास के बाद रैयतवाड़ी बम्बई में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में किया गया था। स्थायी बंदोबस्त इसलिए कि एक फ़िक्स इनकम कर दिए जाते थे कि इतना आपको टैक्स देना, और इंग्लैंड में बैठे ब्रिटिश ताज को एक मुश्त राशि फिक्स जो इनकम रहती थी वो यहाँ से जाती थी। और अगर कोई किसान नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन को ज़मींदार हड़प लेता था। बीच में ज़मींदार मीडिएटर का काम करता था। और सी में है महालवाड़ी पद्धति। महाल यानी होता है गांव, तो गांव वाली पद्धति जो है जहां गांव का एक समूह बन जाता था 10-15 लोगों का, और वो समूह वो करता था कि इस क्षेत्र में कौन किस चीज़ की खेती किसानी करेगा, किसको कितनी ज़मीन दी जाए, और उससे टैक्स अंग्रेज़ वसूल नहीं करते थे, बल्कि महाल कि वो जो लोग रहते थे, जो उसमें अध्यक्ष वगैरह जो रहते थे वो लेते थे और फिर वो अंग्रेज़ों को टैक्स देते थे। तो ये महालवाड़ी पद्धति बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी से स्थायी बंदोबस्त सही है और इसका आंसर होगा डी। तो ये सही सुमेलित नहीं है, डी। अगला प्रश्न है कि इसको भी सुमेलित करना है कि कुषाण और पुलकेशिन द्वितीय। अब इसमें अगर कोई हर्षवर्धन का काल पड़ा है तो उसको हर्षवर्धन को कहा गया सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर पथ मतलब सकल यानी संपूर्ण, और उत्तर, सकल प्लस उत्तर से बना है सकलोत्तर। तो सकल यानी संपूर्ण, उत्तर यानी संपूर्ण उत्तर के नाथ जो है, यानी उत्तर भारत का ही जो सम्राट है, संपूर्ण उत्तर भारत का राजा है, वो हर्षवर्धन को कहा गया। हर्षवर्धन ने क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत का विजय किया गया था। और उसका इसके बाद सी का 2 हो गया। तो सी का 2 2 में है, ए और सी में, यानी बी और डी कट जाएंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त को पढ़े होंगे अगर आप लोग कि उसको वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का सिक्का मिला है। तो वो कवि भी था, वीणा बजाता था, तो इसलिए उसको समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। कुषाण को देव पुत्र कहा जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, किसने स्थापना की थी। अब इसमें सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कहा गया है तो उसकी स्थापना तो एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन फिर उसमें जब उसका नाम चेंज हो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचता है तो उसका मदन मोहन मालवीय हो जाता है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला प्रश्न। वैसे इसका आंसर संभवतः एनी बेसेंट ही आयोग मानेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो अगर आप लोगों ने तड़ित चालक का सिद्धांत, लाइटनिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लॉर्ड डफरिन का जिक्र किया जाता है, कि जिसमें ये बताया जाता है कि लॉर्ड डफरिन के पास जो एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम उनका पूरा नाम है, तो वो कांग्रेस नामक एक संस्था का गठन करना चाहते थे, जिसका प्रस्ताव लेके वो डफरिन के पास गए थे। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे, लेकिन डफरिन ने ज़्यादा रुचि उसमें दिखाई नहीं, तो एओ ह्यूम वापस लौट आया। और वो एओ ह्यूम एक
यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे जो रिटायर हो गए थे, तो इंग्लैंड जा रहे थे वापस लौट के। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, डफरिन से कुछ मतभेद हो गया था। लेकिन फिर वो बम्बई गए। बम्बई में एक सभा में उनकी युवाओं से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, इंडिया में ही रह के इंडिया के लोगों के लिए एक संस्था बनानी है और उसके लिए कार्य करना है। तो फिर उन्होंने कांग्रेस नामक संस्था बनाई और तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत की नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में ला गया था? तो इसमें नागपुर था, झांसी था, सतारा था, कर्नाटक नहीं था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ और विषय वस्तु कहा गया है। अब महावंश में देखो वंश आ रहा है, और वंश क्या है? ये क्षेत्रीय इतिहास बताएगा, क्योंकि वंश ही बताता है कि आपकी क्षेत्र का इतिहास या आपके वंश का इतिहास बताता है। और विनय पिटक में विनय है, तो विनय क्या है? जो है अभिधम्म पिटक। धम्म मतलब होता है दर्शन, तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामले था और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी, विनय संबंधी नियम थे। तो ए का बी हो जाएगा, ए का 2। अच्छा सॉरी, ये विनय पिटक जो है ये बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम था, तो विनय ये था, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 3 में दिया है। उसके बाद डी का हो जाएगा 1, तो ए का 3 और डी का 1। उसके बाद सी का हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, डी का 1। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब फिर ये अगला प्रश्न है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना सबसे अंतिम में की गई है, यानी 4 सबसे लास्ट में हो गया, तो इसमें डी ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद है कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन पहले आया और कैबिनेट मिशन बाद में आया था। बीच में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो क्रिप्स मिशन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्रिप्स मिशन। इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर है। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया मार्च में, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ अगस्त में। 1942 में ही दोनों हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन आया और फिर माउंटबेटन योजना आया। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें पहला सेंटेंस तो बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बिल्कुल सही है, और सरोजनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। फिर है 93 है कि आजीविक या आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आजीवन संप्रदाय के लोग प्रायः, अब यहाँ प्रायः दे दिया है तो डाउट में रख दिया है, वैसे इसको सही मानना चाहिए कि आजीवक संप्रदाय जो लोग प्रायः वनों में रहते थे, इसी वजह से अशोक ने उनको गुफाएं बनवा के और उनको दान में दी थी आजीवक संप्रदाय को। और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी महत्व रहा, तो बिल्कुल मौर्य युग में काफ़ी महत्व था क्योंकि अशोक ने ही उनको गुफाएं बनवा के दी थी। तो इसका संभवतः ए और 2 दोनों आंसर होगा। वैसे इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसको देखना पड़ेगा इसका आयोग। तो 3 प्रश्न ऐसे मिले जिसमें आप स्टार मार्क कर सकते हैं, जिसको आयोग से भी आंसर की आने पे मिला सकते हैं। एक वो मौर्य काल वाला जो अभी पढ़े हैं, क्या है, आजीवक संप्रदाय वाला। एक प्रश्न ये आपका जो सेंटेंस दे दिया है कथन
वो, और एक प्रश्न वो उपाधि वाला था, जो मुस्लिम सल्तनत काल की उपाधि पूछा गया था, जिसमें बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों हो सकता था। तो ये 3 क्वेश्चन और भी देख लीजिएगा, और जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो एक बार हम फिर से वीडियो बना के फाइनल आंसर की से बता देंगे कि हिस्ट्री में जो 30 प्रश्न है उनका आयोग ने क्या उत्तर माना है। तो ये मेरा नया चैनल है, इसमें हिस्ट्री से संबंधित कुछ वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप देखिए, कुछ आपको इसमें बताना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, जो भी हम गलत कहें उसको बताइए, और सपोर्ट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।